गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। जैसा कि आपसे आपका बड़ा भाई वादा किया था कि आपको जब तक 10th का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए आपको यूट्यूब पर प्रतिदिन एक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और उस वादे के अनुसार हमने आज भी आपके लिए एक मज़ेदार सा टेस्ट बना कर लाया है। और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है। तो आज आपका टेस्ट नंबर 6 है, और टेस्ट नंबर 6 हमारे कोई भी अगर नए प्यारे बच्चे अगर क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपको साइंस का संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। यानी ऑब्जेक्टिव में जो भी आपके प्रश्न बनेंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से डिटेल में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड और सारे अगर प्रश्न बन सकते हैं तो आप उसे भी छोड़कर ना आए। क्योंकि अक्सर ऐसे ही टीचर होते हैं जो आते हैं केवल बताएँगे कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, बस आपको उत्तर लगा देंगे और चले जाएँगे, उनका काम बस यही है। आपने तो साल भर पढ़ा नहीं है, तो आप अच्छे ढंग से कम 2 मंथ आप दिल लगाकर पढ़ लीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। और आप देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो आपको थंबनेल में अंतिम प्रहार यही है, अंतिम प्रहार बेड़ा पार है। तो चलिए, बाकी बातें होती रहेगी। आज आपके लिए जो टेस्ट नंबर 6 लाया गया है, तो ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही प्रोवाइड किए जाएँगे, और एक दिन आपको मेगा टेस्ट भी लेकर आया जाएगा, जो 100 क्वेश्चन के होंगे, वो बहुत जल्द आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए, हम लोग अपनी टेस्ट का प्रारंभ करते हैं, और आपको पता है कि आपको टेस्ट के साथ-साथ आपको थ्योरी भी सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, खूब सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि परावर्तन होता क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, परावर्तन का अर्थ होता है कि किसी सतह से किसी चीज का टकराना, किसी वस्तु का टकराना और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। उसी माध्यम में वापस लौट जाना, ये हमारा परावर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे आप बॉल दीवार पे टक्कर मारते हो, तो दीवार क्या करता है? एक सतह का काम कर रहा है, परावर्तक सतह का काम कर रहा है, तो उससे रिटर्न होकर वो पुनः अपने पास पहुँच जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, तो हम ऐसे कहते हैं कि परावर्तन है। तो परावर्तन, इस चीज को हम बोलते हैं कि परावर्तक सतह है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि परावर्तन का नियम, हमसे पूछा गया है परावर्तन का नियम पूछा गया है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं कि जैसे कोई सतह है, इस सतह पर एक किरण आपतित किया है हमने एक किरण आपतित किया है। वो किरण आपतित हमने किया, और वो किरण है आपका इस तरह से, इस तरीका से ये किरण आपतित हुआ। यहाँ पर आपतित होने के बाद यहाँ से किरण परावर्तित होता है, यहीं से किरण परावर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जिस पॉइंट पर आपतित हुआ है, तो आपतन बिंदु। देखिए, अब यहाँ पर कुछ बातें आप समझिए। इसको हमने नाम दिया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हमने नाम दिया। इसको हमने अभिलंब नाम दिया है, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। इसको हमने नाम दिया आपतित किरण, आपतित किरण, और इसे हमने नाम दिया परावर्तित किरण, इसे हमने नाम दिया परावर्तित किरण। तो यहाँ से आपने देखा, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला नियम कहता है कि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। तीनों एक ही तल पर होना चाहिए, ये परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब इन सभी एक ही तल पर होने चाहिए, ये पहला नियम कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि आपतित किरण के बीच का एंगल और परावर्तित किरण के बीच का एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे ये दोनों यानी आई एंगल आई जो होगा वो बराबर होगा एंगल आर के, यानी आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो ये हमारा दूसरा नियम कहता है। तो हमसे पूछा गया था कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हमारा आंसर मेरे बच्चे क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि हमारा आंसर नंबर बी फॉर बॉय, यानी 2 परावर्तन के नियम हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या कहा है कि एक प्रकाश की किरण है समतल दर्पण पर आपतित होती है। समतल दर्पण सबसे पहले हम बना लेते हैं, तो ये रहा हमारा समतल दर्पण। इस पे एक किरण आपतित होती है और वो भी आपतित होती है लंबवत। कैसे आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। तो कह रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर लंबवत आपतित हुआ है तो ये 90 डिग्री होगा। ये कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री होगा। ये वाली जो एंगल होती है वो कितना होती है, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी अभी हमने बताया आपको परावर्तन का सेकेंड नंबर रूल कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ से देखिए आपतन कोण जो है वो कितने डिग्री है, तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री है। आपतन कोण जो है वो कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। अगर यहीं पर अगर हम अभिलंब भी खींचे, यहीं पर अगर हम अभिलंब खींचे, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एंगल हम मापते हैं हमेशा अभिलंब से। अभिलंब से हम मापते हैं एंगल को। तो ये वाली एंगल जो है हमारी क्या होती है, आपतन एंगल, यानी आपतन कोण होता है। और इधर की जो एंगल होती है इसको हम कहते हैं कि परावर्तन कोण है। तो यहाँ सीधे-सीधे अगर आप देखेंगे तो आपतित किरण जो है और अभिलंब दोनों एक ही तल पर हैं और दोनों एक ही रेखा में हैं। यानी दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपतन कोण अगर 0, आपतन कोण कितने हो गए, अगर आपतन कोण हमारा 0 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा। परावर्तन कोण अगर 0 डिग्री हुआ तो इसका अर्थ है कि जिससे एंगल पर किरण आई थी उसी एंगल पर ये क्या हो जाएगी, तो वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी परावर्तित किरण जो होगा वो कितने डिग्री होगा, अगर आपतन कोण जो है, आप कहेंगे कि आपतन कोण जो है अगर 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितने डिग्री होगा, तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन है आपका पीला, नारंगी, लाल और नीला। ये 4 है। देखिए अगर हम बात करें कि जैसे कोई प्रिज्म है, जैसे कोई प्रिज्म है, प्रिज्म पर हमने एक श्वेत किरण डाला। ये कौन सी किरण है, तो आप कहेंगे कि श्वेत किरण है। तो श्वेत किरण जो होता है, श्वेत किरण ये यहाँ से कितने भागों में बट जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बटेंगे, तो आप कहेंगे कि 7 भागों में बट जाएगा। अब ये 7 भागों में बटा है तो आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो होता है वो रेड होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है। रेड के बाद ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद येलो होता है, येलो के बाद ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद ब्लू होता है
और ब्लू के बाद इंडिगो होता है, और इंडिगो के बाद आप कहते हैं कि वायलेट होता है। क्या होता है? वायलेट होता है। यानी कि आर का अर्थ है लाल, ओ का है नारंगी, जी से है हरा यानी ग्रीन हो गया, बी से है ब्लू, ब्लू का अर्थ होता है नीला, आई से हो गया इंडिगो, और वी से हो गया वैलेट, वैलेट का अर्थ होता है बैगनी। इंडिगो का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे जल्दी से? इंडिगो हम अभी कंफ्यूज हैं। इंडिगो का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे? नहीं, चल। इंडिगो का अर्थ होता है आसमानी, आसमानी। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा, जब हम श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है। तो 7 रंगों में बटने पर आप देखिए कि अपने रास्ता से सबसे अधिक विचलित क्या हुआ। प्रकीर्णन का अर्थ होता है कि अपने रास्ता से बहुत अधिक विचलन होना, अपने रास्ता से विचलित हुआ है, इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ अपने रास्ता से जाना चाहिए था सबको सीधे, सब अपने अपने रास्ता से क्या हुआ, भटक गया, विचलित हुआ है। तो सबसे अधिक विचलन किसका है? तो आप कहेंगे बैगनी का है। तो हमारा उत्तर भी किसके साथ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे बैगनी के साथ। बैगनी है? बैगनी आपके पास कोई है? नहीं है। बैगनी अगर नहीं है तो आप कौन सा बोलेंगे? आप कौन सा होगा? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला आप कह सकते हैं कि बैगनी नहीं है, आसमानी नहीं है, तो उसके बाद कौन होगा? नीला। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि नीला हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहे हैं आपको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन अवश्य दबा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है। सबसे पहले आपको समझना होगा मेरे भाई कि अभिसारी का अर्थ होता क्या है। अभिसारी का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर बात की जाए तो एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी और एक होता है अपसारी। यहीं से हम दो चीजें आपको स्पष्ट कर देंगे। अभिसारी का अर्थ होता है कि किसी कहीं दूर से आती है हुई किरण किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हो, किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हो, तो इसको हम कहते हैं कि अभिसारी है। इसे हम क्या कहते हैं? कि अभिसारी किरण पुंज है। लेकिन अगर अपसारी की बात करें तो एक पॉइंट से दूर कहीं जाती हुई आपको किरण दिखाई देगी, तो इसको हम कहते हैं कि अपसारी है। इसे क्या कहते हैं? अपसारी। अभिसारी का अर्थ हुआ एक पॉइंट पर आकर मिलना, और अपसारी का अर्थ हुआ एक पॉइंट से बाहर निकलना। हमने क्या कहा? अभिसारी का अर्थ होता है कि किसी दूर बिंदु से आकर एक पॉइंट पर मिल जाना, और अपसारी का अर्थ हुआ कि एक पॉइंट से किसी दूर बिंदु तक जाना। अपसारी फैलना, अभिसारी मिलना, सीधी सी बात ये है। तो हमसे बोला है कि अभिसारी लेंस। अगर हम दर्पण की बात करें, अगर आपको दर्पण समझ में आ जाए, दर्पण में आप ध्यान रखिएगा कि दर्पण अगर अभिसारी हो, अभिसारी दर्पण किसे हम कहते हैं, और अपसारी दर्शन किसे कहते हैं? अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी दर्पण हम अवतल को कहते हैं, और अपसारी हम उत्तल को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण को कहते हैं। इसी की अगर विपरीत चला जाए लेंस में, तो लेंस में आप ध्यान रखेंगे कि लेंस में ये चीज उल्टी हो जाती है। जो अभिसारी है, अभिसारी में आप ध्यान रखेंगे कि अभिसारी के लिए लेंस हो जाता है आपका उत्तल लेंस, और अपसारी में आप ध्यान रखेंगे कि लेंस जो होता है वो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। तो हमसे पूछा गया कि अभिसारी लेंस है, तो कांच का अवतल लेंस, अवतल लेंस देखिए अपसारी होता है, हमारा आंसर नहीं होगा। कांच का समतल लावत्तल, यानी समतल भी है और अवतल भी है, नहीं होगा। कांच का उत्तल, तो कांच का उत्तल ही मेरे भाई क्या होगा? आंसर होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हर इंफॉर्मेशन पता है तो आप अच्छे ढंग से ऑप्शन को छांट छांट कर आप उत्तर लगा लेंगे। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है, इसका निचला हिस्सा टूट जाए, ये वाली हिस्सा कह रहा है कि टूट जाए, ये वाली हिस्सा जो है ये क्या हो जा रही है, टूट जा रही है, टूट गया। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा आपसे पूछा गया। सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम कम तीव्र बनेगा, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब आधा भाग टूट जाए या कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नीचे के आधे हिस्सा को कलर कर दिया गया यानी काले रंग से पेंट कर दिया गया, तब क्या होगा। आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब कम तीव्र का बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, कम तीव्र बनेगा। हालांकि कम तीव्र और आधा बनेगा, कम तीव्र और आधा बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बी भी उत्तर हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक उत्तर कौन सा होगा, कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा, ये सबसे सटीक आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा, हवा कैसा होता है, विरल माध्यम होता है, तो लिखा हुआ है विरल माध्यम से कांच, कांच होता है आपका सघन माध्यम, तो सघन माध्यम लिखा हुआ है, में जाती है तो वह मुड़ जाती है। यानी कि जब किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो उसके रास्ते में क्या होगा, बाधाएं, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब के समानांतर चला जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। चल, अगर बात की जाए कि जैसे कोई मीडियम है, जैसे हमने ये कोई मीडियम बनाया, ये मीडियम है, अब ऊपर वाले को हमने माना कि ये हवा है, ऊपर वाले को माना हवा, और हवा कैसा है, तो आप कह रहे हैं कि विरल माध्यम है, हवा विरल माध्यम है, तो ये विरल माध्यम हो गया। नीचे में कह रहा है कि ये हमारा कांच है, ये जो है ये क्या है, कांच है, ये पट्टी जो है हमारी कांच की बनी है, तो कांच है तो हम कहेंगे कि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही हैं, तो यहाँ पर हमने प्रकाश की किरण बनाया, यहाँ पर हमने प्रकाश की किरण बनाया ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हमने किरण बनाया। अब किरण हमने बनाया तो आपको पता है कि इसको जाना चाहिए था कैसे, तो आप कहेंगे कि इसको गुजर जाना चाहिए था अपने रास्ते से, ऐसे गुजर जाना चाहिए था, ऐसे गुजरना चाहिए था इसको, यानी इसके रास्ते में कोई भी विचलन नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में जाते हैं तो आपको पता है कि ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, तो ये क्या होगा, ये किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, तो आप कहेंगे कि अभिलंब की ओर ये किरण मुड़ जाएगी, ये किरण जो है किधर मुड़ जाएगी, तो आप कहेंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जब विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में जाते हैं तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण, और जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो किरण अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया था कि विरल से जा रहा है सघन में, यानी हमसे पूछा गया था विरल से जाता है सघन में, तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें ऑक्जेलिक एसिड किस फल में दिखाई देते हैं। ऑप्शन है टमाटर, इमली, संतरा, सिरका। टमाटर है आपका, या इमली है, या संतरा है, या सिरका है। देखिए अगर इमली की बात की जाए तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक
अम्ल पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीका से अगर संतरा में पाए जाने वाले होते हैं सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी तरीका से अगर सिरका की बात की जाए तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और जैलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृतिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो अब आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, यानी टमाटर में। टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें ससंयोजक आबंध है कितने हैं? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखिए, अगर ससंयोजक बंध की बात की जाए तो हमने हर सेट में आपको लगभग बताया है कि ससंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है। और यहाँ पर 3 प्रकार के बंध बनते हैं। एक होता है एकल बंध, एक होता है डबल बंध यानी कि द्विआबंध होता है, और एक होता है त्रिकाबंध। तो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध, एल्कीन में होता है आपका डबल यानी द्विक बंध होता है, और एल्काइन में आपका त्रिक बंध होता है। तो यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपेन जो है आपका एल्केन वाले श्रेणी में आता है। प्रोपेन आपका एल्केन वाली श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन 3 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो हाइड्रोजन 1, ये ऐसे हमने लगाया। तो ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रहा। इस तरीका से क्या हुआ? साझेदारी हो रहा है। तो अब आप देखिए कि कितने बंधन बने हैं, यानी एकक डंटा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड है? तो आप कहेंगे कि 10 सिंगल बॉन्ड है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आपको ये लेक्चर कंप्लीट पढ़ाया गया है, क्या होता है साझेदारी वाली बंध, वो सारे आप जाकर सर्च मारकर देख लीजिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? यानी ओजोन परत, हमारे ओजोन परत जो है जिसको हम लोग O3 के नाम से जानते हैं, यानी कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। तो ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है औरक्त विकिरण से, यानी औरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, और इनमें से सभी। देखिए, पराबैंगनी किरण से हमें ओजोन परत बचाती है। पराबैंगनी किरण से हमें क्या करती है? ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करती है। यही पराबैंगनी किरण जो है हमें त्वचा का कैंसर भी उत्पन्न करता है। त्वचा का कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन सी विकिरण है? तो आप कहेंगे कि पराबैंगनी विकिरण है। अगर हमारे वायुमंडल से ओजोन परत की लेयर अगर हट जाए तो त्वचा का कैंसर बढ़ने की खतरा अधिक हो जाएगी, और अधिकतर लोगों को त्वचा वाली कैंसर होने लगेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधातु कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था कहने का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका ब्रोमीन है, पारा है, सल्फर है, सोडियम है। कमरे के ताप पर अधातु जो है वो किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे तरल के फॉर्म में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए कि अधातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। हमारा आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक पर क्या है? अधातु है,
और ये कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी तरीका से अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो हमारा उत्तर क्या होगा, पारा। यहां से दोनों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि अधातु पूछे तो ब्रोमीन है और धातु पूछे तो पारा है। सल्फर को ही हम लोग गंधक बोलते हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के जो अम्ल होते हैं उसमें। सोडियम आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम के बाद, इस बात को भी आप ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु हम किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि उपधातु क्या होता है। उपधातु जो धातु और अधातु इन दोनों का गुण रखता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और इसी उपधातु को हम लोग अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। अर्धचालक के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसे पहचानते हैं। तो हमसे पूछा है कि कौन सा उपधातु है। फेरस यानी लोहा जो है आपका धातु है, लोहा हमारा क्या है, धातु है। कॉपर हमारा धातु है, निकेल हमारा धातु है, और ये है हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि आर्सेनिक हमारा एक उपधातु होता है। आर्सेनिक हमारा क्या है, एक उपधातु है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमने केमिकल रिएक्शन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर केमिकल रिएक्शन वाले, रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक को देखिए जाकर, बहुत मजा आएगा। आराम आराम से हमने पढ़ाया है सभी चीज को। देखिए वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज का टूटना, यानी कि परमाणु अणुओं को टूट जाना, अणुओं को या कंपाउंड को टूटना हमारा वियोजन है। टूट जाना वियोजन है, जुड़ जाना संयोजन है। आप दोस्त के साथ कभी बिछड़े हुए दोस्त से अगर मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं कि बहुत बड़ा संयोग है जो हम लोग आज मिले। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। विस्थापन का अर्थ क्या होता है कि जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको विस्थापित कर दिया जाएगा अधिक रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा। यानी कि अगर पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, अगर सोडियम किसी के साथ रिएक्शन करके बैठा हुआ है तो पोटेशियम उसको हटा देगा। पोटेशियम जैसे ही आएगा तो सोडियम वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी विस्थापन का मतलब होता है उसके स्थान में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। द्विविस्थापन का अर्थ हुआ कि एक का स्थान दूसरे जगह। जैसे आप यहाँ पर जब दोनों आया है तो दोनों समझ लीजिए, जैसे A है और B C है। यहाँ पर अगर विस्थापन देखा जाए तो यहाँ A बैठ जाएगा C के साथ, तो B क्या हो जाएगा, अपना स्थान बदल लेगा। यानी B C के साथ बैठा हुआ था, अब अकेले हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि विस्थापन हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर A B साथ में है और C D है, इन दोनों का अगर रिएक्शन कराया जाए तो A चला जाएगा C के साथ और B चला जाएगा D के साथ। तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं कि द्विविस्थापन है। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। तो हमसे पूछा गया, आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक यौगिक था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक यौगिक है। ये यौगिक टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, और टूटने का अर्थ होता है वियोजन। टूटने का अर्थ क्या होता है, वियोजन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी कि हमें संतुलित समीकरण की पहचान करनी है। देखिए अगर संतुलित समीकरण की बात की जाए तो आपको, अगर पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ना तो द्रव्यमान का लॉस होता है और ना ही द्रव्यमान का गेन होता है।
यानी कहने का अर्थ है कि जब हम रिएक्शन करेंगे तो जितना भार होगा, परमाणु का जितना भार होगा वो अलग अगर बना है कोई कंपाउंड तो वो कंपाउंड के भी भार बराबर होंगे। जैसे कि अगर हम कार्बन ले लें और ऑक्सीजन हम ले लें, कार्बन ले लें और ऑक्सीजन ले लें। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का होता है 32, यानी 16 का डबल 32। तो जैसे ही CO2 बना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का जब CO2 बना तो यहाँ पर 44 ग्राम हो गए। कितने ग्राम? 44 ग्राम। यहाँ 12 ग्राम और 32 ग्राम खर्च हुए थे, दोनों मिलकर 44 ग्राम बना। तो इसी को हम कहते हैं कि संतुलित है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि संतुलित कैसे है। तो वहाँ तो हमने ग्राम में बताया, यहाँ पर आप अणुओं को गिन लीजिए, ये परमाणु को गिन लीजिए। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पर तो देखिए कि अगर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 मैग्नीशियम है, तो यहाँ 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का भार कम गया, तो यहाँ पर हमारा द्रव्यमान संरक्षण का काम नहीं हुआ। यहाँ पर जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो Zn यहाँ भी Zn है, एक ही है। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन के 4 अणु है, ऑक्सीजन के 4 अणु है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीका से बैलेंस है और यही हमारा क्या है? आंसर है। फेरस में अगर देखें तो फेरस 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 हो गया, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन भी 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीका से आप आराम से भी छाट सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? कौन सी वर्षा? अम्ल वर्षा का कारण कौन है, आपसे पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से भी जानते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल 2 चीजों में, एक तो फ्रिज में किया जाता था, अभी भी किए जाते हैं, और एक किया जाता है जो आपका AC होता है, AC में यानी एयर कंडीशनर में। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 कहते हैं। ओजोन, अभी हमने कहा O3 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या आपने आपने कभी सुना है कि आपके आसपास में, यानी कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर आपका अम्ल वर्षा हुआ? अम्ल वर्षा से नुकसान होते हैं, जो पौराणिक होते हैं या जो ऐतिहासिक जो बिल्डिंग होता है उनको नुकसान पहुंचता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल के पास क्या होता है? प्रदूषण ज्यादा है, और प्रदूषण फैलने का कारण है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं उन इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बहुत अधिक उत्पादन होता है, और इसी वजह से जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल पीला पड़ रहा है। उनके कलर क्या हो रहे हैं? व्हाइट से धीरे धीरे पीला हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अम्ल वर्षा किसके कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों का संयोजकता होती है? अगर आवर्त सारणी देखा जाए तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि जैसे पीरियोडिक टेबल इस तरीका से होता है। आप अगर देखे हो तो, कभी देखे हो तो आपको पता हो कि पीरियोडिक टेबल इस तरीका से बना होता है। इस तरीका से पीरियोडिक टेबल बना होता है। ये हमारा 1 2 3 से लेकर यहाँ रहता है 12 तक, और यहाँ फिर 13 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? 18 तक होता है। इस तरीका से हमारा बना होता है, और यहाँ पर भी बने होते हैं। आपने देखा होगा कि 2 कॉलम इस तरीका से बना होता है। तो पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में, समूह हम किसे कहते हैं? इसे किसे कहते हैं? इसको, यानी जो इस तरीका से आपको लाइन दिखाई पड़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, या इसी को हम वर्ग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग भी बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि संयोजकता क्या होगा? समान होगा, भिन्न होगा, ए और बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि अगर पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, पहले ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता है कि पहले ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद आपका लिथियम होता है, हेलिना की रब
से फरियाद, रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इन सभी का संयोजकता एक होता है। इन सभी का संयोजकता कितना होता है? एक होता है। इसी तरीका से अगर सेकेंड नंबर की बात की जाए तो सेकेंड नंबर में होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बाप, राजी। तो यहाँ पर इसमें जितने सारे आ रहे हैं एलिमेंट, उन सभी की संयोजकता 2 होगा। 3 वाले ग्रुप में सबकी संयोजकता 3 होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें संयोजकता समान होती है, संयोजकता समान, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगा, भिन्न भिन्न नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, मेथेनॉल का करते हैं, सिरका का करते हैं, या मेथेनोइक अम्ल का करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा कि एथेनॉल को हम लोग शराब के रूप में करते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। ये हमारा क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल को हम लोग शराब के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी वगैरह के डंक में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होगी? आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होगी? अभी हमने बताया आपको कि जैसे ये क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल है, इस तरीका से आपका पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस तरीका से पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, यहाँ पर भी एक होता है। तो पीरियोडिक टेबल जब आप देखे होंगे तो इसको हम कहते हैं कि ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं? ग्रुप है। तो तृतीय वर्ग, ये वाली तृतीय वर्ग, ये हमारा तीसरा वर्ग है, तीसरा समूह है। तो कह रहा है तत्वों की संख्या कितनी होगी? 18, 12, 10, 8। यहाँ पर आप सुधार लेंगे, यहाँ पर वर्ग ना होकर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग नहीं होगा, वर्ग की जगह पर आप रखेंगे क्या? तो आप रखेंगे आवर्त। क्या रखेंगे? आवर्त। यानी तीसरे आवर्त में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। ग्रुप होता है 18 और आवर्त होता है आपका, तो कहेंगे वर्ग 18 और ग्रुप, यानी कि आपका आवर्त कितना होता है? 7। आवर्त की अगर हम बात करें तो आवर्त 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18 और छठे में 32 होते हैं, और सातवें में भी 32। यानी 2 8 8 18 18 32 32। आपको याद कैसे रखना है? 2 8 8 18 18 32 32। तो इस तरीका से हमें तीसरे आवर्त का पूछा गया, तो तीसरे आवर्त में टोटल कितने एलिमेंट है? तो आप कहेंगे 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8। हमारे आंसर क्या हो गए? 8 हो गए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, या प्लूटोनियम का? किसका इस्तेमाल किया जाता है सौर सेल में? सौर सेल में ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर का, यानी कि अर्धचालक का हम लोग यूज करते हैं। तो अर्धचालक इसमें से पहचानना है, यूरेनियम, प्लास्टिक, सिलिकॉन, प्लूटोनियम। सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, सिलिकॉन आपका क्या है? अर्धचालक है। यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बम बनाने में। क्या बनाने में? बम बनाने में।
या बिजली उत्पादन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बिजली उत्पादन में। तो इन दो पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि सिलिकॉन का इस्तेमाल सौर सेल में किया जाता है, सौर सेल में, और आपका यूरेनियम का इस्तेमाल बम और बिजली उत्पादन करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? देखिए, परमाणु संख्या किस पे डिपेंड करता है? परमाणु संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम लोग विन्यास निकालते ही हैं इलेक्ट्रॉन का। हम लोग विन्यास किसका निकालते हैं? तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगा और वही उसका परमाणु संख्या होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो 2, 8, 7 कितने हो गए? 17। टोटल को जोड़ दीजिए, 2 + 8 + 7, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। और यही 17 इलेक्ट्रॉन कहलाया 17 प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा परमाणु संख्या कितना हो गया? तो आप कहेंगे 17 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 17। और 17 पर कौन होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन होता है। 17 पर क्लोरीन होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु? ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? लोहे का है, टीन का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है। यानी फेरस, एसएन, एआई, एल और सीयू किसका है? तो देखिए, ड्यूरालुमिन में आप कहने से एल्यूमिन आपको कुछ उच्चारण में आ रहा होगा, कुछ उच्चारण में एल्यूमिन आपको कहता हुआ लग रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ड्यूरालुमिन जो है वो किसका है? यस, किसका मिश्र धातु है? तो आप कहेंगे कि एल्यूमिनियम का है। किसका मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है Na-PO4, Na3PO4, Na2PO4 का होल थ्राइस है Na-PO4। कौन सा होगा? कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि इन पर कौन कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, कौन ग्रहण कर सकता है। जैसे सोडियम की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सोडियम पर प्लस आयन होता है, सोडियम पर प्लस आयन होता है, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर सकता है। और PO4 की बात की जाए तो इस पर -3 आयन होते हैं। कितने होते हैं? -3 आयन होता है। तो इनका चला जाएगा सोडियम के पास और इसका चला जाएगा यहाँ फास्फोरस के पास, ठीक है, PO4 के पास। तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम के पास आएगा 3, PO4 के पास 1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा का सारा पॉइंट हमने पढ़ाया है, आप जाकर अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? यानी हमारा जो ब्रिक है, किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? मूत्राशय को, ग्लोमेरुलस को, बोमेन संपुट को या नेफ्रॉन को किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमेशा हम लोग नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा ग्लोमेरुलस भी और बोमेन सिम्पुट, ये दोनों का दोनों ब्रिक का ही हिस्सा है, ये दोनों का दोनों ब्रिक का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करेंगे, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे? H+ आयन, OH- आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, क्या घुलकर निर्माण करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि अम्ल की पहचान हम लोग करते हैं H+ से। किसे करते हैं? हाइड्रोजन प्लस से हमारा क्या होता है? अम्ल की पहचान होता है। तो सभी अम्ल
क्या करेंगे, H प्लस आयन प्रदान करेंगे। अगर क्षार की बात की जाए तो क्षार, ध्यान रखिएगा कि क्षार जो होता है वो क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि क्षार जो होगा वो आपका OH आयन प्रदान करेगा। क्षार क्या करेगा, OH आयन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CH3COOH है, H2SO4 है या HNO3 है। अब ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की पहचान करना हो, ये आपको बहुत बेहतर तरीका हम बता रहे हैं कि जब भी आपको अगर पहचान करना हो कि प्रबल है या दुर्बल है, प्रबल अगर होगा तो ठीक है, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो प्रबल होगी। और दुर्बल की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन की संख्या अधिक हो जाए तो वो दुर्बल हो जाएगा। कार्बन की संख्या अगर अधिक है तो वो दुर्बल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना ही अम्ल कमजोर होगा। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही कमजोर आपका अम्ल होगा। यहाँ पर कार्बन नहीं है, सी से कार्बन नहीं समझना है, यहाँ Cl है यानी क्लोरीन है। यहाँ कार्बन एक और यहाँ कार्बन दो, तो दो कार्बन हो गए। यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। यानी कि आप सीधी सी एक बस सवाल को चुटकी में हल कर सकते हैं, केवल क्या ढूंढकर, कार्बन की संख्या को ढूंढकर। कार्बन की संख्या जिसमें अधिक होगा वो अधिक क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि कमजोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है कैसा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से आप उत्तर लगाएंगे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। चलिए लगा लिए होंगे आप उत्तर। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। कैसा रंग होता है, पीला होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यानी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो सभी को आज का सबसे आसान क्वेश्चन ही ये है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं। देखिए, अगर अपरूप की बात की जाए, कार्बन के अगर अपरूप पूछा जाए तो कार्बन के तीन अपरूप है। कार्बन के तीन अपरूप है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा और एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, ये तीन अपरूप होते हैं। अब इस तीन अपरूप में से आपसे पूछा गया रवादार अपरूप। क्या पूछा गया, रवादार। अगर रवादार की बात की जाए इसका मतलब है कि क्रिस्टलीय होगा और साथ ही साथ वो दानेदार होगा। क्या होगा, दानेदार जैसा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रवादार अपरूप कौन सा है, तो रवादार अपरूप केवल ग्रेफाइट और हीरा होता है। तो इसके उत्तर क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि उत्तर होगा 2। अपरूप पूछे तो 3 है, रवादार अपरूप पूछे तो 2 होंगे। रवादार अपरूप कितने होंगे, 2 होंगे। हालांकि आपके आंसर में 3 दिया हुआ है, आंसर में आपका 3 लगा हुआ है, लेकिन हम इस पर कह रहे हैं कि इसके रवादार अपरूप केवल 2 होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का, जिंक का, पीवी का, एयू का, यानी सीसा है या आपका सोना है, किसका है। तो आपको पढ़ने से ही लग रहा है जिंक ब्लेड है, तो जिंक ब्लेड में जिंक होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, जिंक। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 अणु में
नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? देखिए, अगर नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। तो नाइट्रोजन का अगर देखा जाए, इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक नाइट्रोजन ये भी रहा, इसके पास टोटल 7 है, तो 2 बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और ये रहा 3। इसी तरीका से इसका भी 2 और ये रहा 3। तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा? आपस में एक आबंध बनाएगा। एक क्या बनाएगा? आबंध, यानी साझेदारी करेगा। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, यानी ट्रिक बॉन्ड है। तो यहाँ पर कितने आबंध होंगे? तो आप कहेंगे कि 3 आबंध। कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, इस वजह से यहाँ पर त्रिक आबंध बनेंगे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा गया है। आपको हमने कईयों बार बताया है कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्केन जिसे हम CnH2n+2 कहते हैं, एल्कीन CnH2n कहते हैं, और एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n-2 कहते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है एल्काइन का सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। तो ये हमारा आज का बेहतरीन सा सेट था 30 क्वेश्चन का, और ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल थे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा सेट प्रैक्टिस करके। तो इसी तरीक़ा से आप अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको साइंस में बेहतर मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। अगर और भी आपको कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए सेट के साथ, नए उमंग के साथ और नए जोश के साथ हम लोग फिर नए सेट की तैयारी करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं।